हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ये दूसरा अध्याय है पॉलिटी का, जो कि आपको लिंग रूढ़िवादिता, लड़के और लड़कियों के बीच में जो तुलना की जाती है, वो लड़का है, वो लड़की है, इत्यादि जो आप समाज में देखते हैं, कैसे एक दूसरे को पक्षपात के नज़रिए से देखा जाता है। आप पक्षपात करते हैं, तो यही इस अध्याय में आपको है कि लिंग बोध जेंडर के रूप में आपको यहाँ पर जो है अध्ययन कराया जाएगा। लड़के और लड़कियों के बीच में तुलना जो है होती है उसके बारे में। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, आप लड़के और लड़कियों के बीच के में जो है बड़ा हो रहे हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं इस अध्याय में बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है लिंग बोध जेंडर शिक्षक के लिए है। लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं। बहरहाल यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इसकी चर्चाएं सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस तरह का सत्य का अनुभव करते हैं। यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं, कि हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। जिंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएं अपने आसपास निभाते हुए देखते हैं, वे स्वाभाविक हैं और वे पहले से तय हैं। पहले से ही तय कर दिया जाता है कि वो जो है घर में रहेगा, वो बाहर जाएगा, इत्यादि बहुत सारे जो हैं बंधन होते हैं समाज में, जो समाज के द्वारा लगाए जाते हैं, समाज में किए जो जा रहे हैं उसके अनुरूप किया जाता है। देखिए आगे है कि वास्तव में ये भूमिकाएँ दुनिया भर में भिन्न-भिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग होती हैं। अतः लिंगबोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है, जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। आगे के 2 अध्याय हम पढ़ेंगे जो हमारे समाज की लैंगिक संकल्पनाओं को बिना इस शब्द का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं। अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियाँ जैसे कहानियों की प्रस्तुति हो गया, विशेष अध्ययनों पर बात हो गया, कक्षा में गतिविधियों, तथ्यों की व्याख्या और चित्रों की समीक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन व अपने आसपास के समाज पर विचार करें और सवाल करें। जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी समझ लेते हैं कि यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इन अध्याय में इस बात की सावधानी रखी गई है कि केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी जेंडर की चर्चा के में सहभागी होते हैं, बल्कि लड़की ही नहीं लड़के भी इसमें जेंडर में आते हैं। देखिए अध्याय 4 में 2 विशेष अध्ययनों जैसे केस स्टडीज हो गया को शामिल किया गया है। 2 केस स्टडीज यहाँ पर आपको जो है अध्ययन करने हैं, जो अलग-अलग समय और स्थानों से संबंधित हैं और हमारे सामने यह बात रखते हैं कि लड़के और लड़कियाँ कैसे बड़े होते हैं और उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप लेती है। ये उदाहरण छात्र-छात्राओं को यह समझने में सहायता देंगे कि सामाजिकरण हर जगह एक सा नहीं है। वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ-साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। ये अध्याय हमें यह भी बताते हैं कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ देखी जाती है। कैसे उनके लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यहीं से भेद और असमानता की शुरुआत होती है। एक चित्रित कठपुतली जो है कथा पट स्टोरी बॉन्ड के माध्यम से बच्चे घर के तमाम कामों,
पर बात करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। वही विचार करेंगे कि कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता है या फिर वे अवमूल्यित किया जाता है। महिला जो घर में काम कर रही है उसको काम नहीं माना जाता है, उसको कोई उसका मूल्य नहीं है। ऐसा विचार, ऐसा सोच जो है घर में रहता है। लेकिन महिला को आप अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा काम घर में महिला के द्वारा सारे काम जो किए जाते हैं वो मूल्यवान है। अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो आप खाइएगा? नहीं खाइएगा। अगर खाना नहीं बनाएगी तो बहुत सारी बात आप कह देते हैं। तो इन बातों को आप एक काम में लेकर चलेंगे क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। आपके जो हैं बच्चे हैं, उनकी देखभाल इत्यादि जो काम होते हैं, वो भी काम ही है, उसका भी मूल्य है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो काम नहीं करती हैं, उसका काम काम नहीं है, लेकिन उसका काम भी काम है, उसके काम को आप मूल्य दीजिए, उसके काम से भी आप जो है ये कहिए कि हाँ, तुम्हारा ये काम है। ये महिलाओं के काम है, लेकिन इसको समझा नहीं जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं है, अवमूल्यित किया जाता है। देखिए, अध्याय 5 के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है। अध्याय 5 हम जब पढ़ेंगे और समानता के लिए किए गए महिलाओं के संघर्ष को भी प्रस्तुत करता है। जो समानता जो आप पुरुष हैं और महिला हैं, समानता के लिए जो आंदोलन हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, उसमें भी वो भागीदारी के लिए संघर्ष करती है। कक्षा की गतिविधि में बच्चे काम और पेशों को लेकर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। इस अध्याय में इस और भी संकेत मिलेंगे कि कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा जैसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दो महिलाओं के जीवन की कहानियों में बच्चे देखेंगे कि इन स्त्रियों के लिए मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई सीखने ने इनके जीवन को कैसे बदला। बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्षों से ही होते हैं। इस अध्याय के अंत में एक चित्र निबंध है जो स्त्री आंदोलन द्वारा परिवर्तित के लिए उपयोग में लाई गई नीतियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो चलिए यहाँ से अब हम पढ़ेंगे ये स्टार्ट होता है आपका अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आप किस रूप में बड़े हो रहे हैं? लड़के के रूप में या लड़कियों के रूप में? आप अगर लड़के हैं तो बाहर के काम करेंगे, लड़की हैं तो अंदर के काम करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाए गए हैं, चित्र में देख सकते हैं कि उसके कपड़े हैं, उसके पहनावे और खेलने के सामान इत्यादि जो हैं यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, जो लड़के और लड़कियों के लिए हैं। आगे है यहाँ पर शुरू होता है कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? इस पाठ में ह हम जो है इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की को दी जाने वाली अलग-अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग-अलग प्रकार के से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से महत्व जो है कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। आगे है 1920 के दशक में साम सामोआ द्वीप में बच्चे का बड़ा होना। कहाँ? तो 1920 में सामोआ द्वीप में जो है बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं। कहाँ पर है ये? तो सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे-छोटे द्वीप के समूह का ही एक भाग है। सामोआ द्वीप कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर के दक्षिण में ये स्थित द्वीप है, द्वीप का समूह है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट जो है के अनुसार 1920 के
दशक के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 के दशक में जो बच्चे थे वो स्कूल उस समय नहीं जाते थे। वो ये बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चे की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग-अलग समय पर सीखते थे सीखते थे। और यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं, ये कक्षा 7 का एक सामूआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में है। और आगे है कि छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएँ माताएँ या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह ज़िम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं ही 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल पेड़ लगाना। लड़कियां जब एक जो है लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे-मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 साल की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था और जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना पड़ता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। ये जो है कहानी आपने पढ़ा, ये कहाँ की है? तो 1920 में जो है सामोआ के कहाँ पर है सामोआ? तो प्रशांत महासागर का दक्षिण का स्थित छोटा-छोटा द्वीप है, उसी को कहते हैं सामोआ। और वहाँ की ये कहानी है, जहाँ पर बच्चे जो हैं जब 5 साल के हो रहे हैं तो 1-2 साल के बच्चे को देखभाल कर रहे हैं। जब 9 साल का हो रहे हैं तो वो बड़े में सम्मिलित हो रहे हैं, मछली पकड़ने जा रहे हैं, इत्यादि काम जो है 13-14 साल की लड़कियाँ मछली पकड़ने के लिए जाती है, अन्यथा उससे पहले वो घर में ही बच्चे को देखती है, बच्चे खाना पकाती है, इत्यादि काम करती है। यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न हैं? आप अपनी जगह पे जहाँ रह रहे हैं, उत्तर भारत में रह रहे हैं, दक्षिण भारत में रह रहे हैं, भारत के किसी भी जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ की वातावरण, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की जो परिवेश है, वो किस आधार से है, उसी आधार से आप बड़े होते हैं और बड़े के अनुभव के साथ कुछ-कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, लड़कियाँ जो हैं स्कूल जाते समय समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि लड़कियाँ एक तरह से सुरक्षित भी महसूस करती है और आगे जो है उसके जो है मानसिक जो परिवर्तन है वो भी सकारात्मक होते हैं। मानसिक रूप से वो सकारात्मक होते हैं। ये इसीलिए वो झुंड में जाना पसंद करती हैं। और पीछे की कहानियाँ बहुत हैं, जो अकेले अगर जा रही है तो डर लग रहा है, बहुत सारी कहानियाँ आप जानते हैं। अब देखिए 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। 1960 की ये कहानी है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने के वर्णन में किया गया है। वर्णन से किया गया है। लिखा गया है कि कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग स्कूल में जाती थी। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उसके जो है उनके स्कूल के बीच में एक आँगन होता था, जहाँ वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आँगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा-सा खुला स्थान था, जो स्कूल से अलग जो है लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखती थी। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। जो लड़कों जो है देख रहे हैं लड़कियों को, वो क्या थी, उससे बात अलग थी। जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे कि खड़े-खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आज़माने के लिए।
लड़कियां के लिए गली जो है सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लड़के जो हैं यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन ये गली जो है लड़कियां के लिए क्या थी? तो सिर्फ घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। आपको हमने पहले भी ये बताया है। ये जो है ये डर लगा रहता था, वो मानसिक रूप से डरी रहती थी। यहाँ पर जो है यही बताया गया है और लिखा गया है कि ऊपर के 2 उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभव से सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएँगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। और यह भी जो है हम अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। जो है लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न जो है भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, तो उनका भविष्य अलग-अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रतिदिन की छोटी-छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से ये सब बातें को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो कैसे उनका जो है व्यवहार होना चाहिए, कैसे बोलेंगे, कैसे वार्तालाप करेंगे, कैसे कौन-सी खेल खेलेंगे, कैसे कपड़ा पहनेंगे, ये सब जो है उनके आगे बढ़ने मतलब कि स्त्री-पुरुष जब वो बनेंगे तो उनके जो भी कार्य होंगे उस पर निर्भर करेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है बच्चे को ये अंतर आप शुरू से ही देखते आते हैं और ये अंतर किए जाते हैं समाज में। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि अपने पड़ोस के किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए और लड़के और लड़कियों की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियों को आप दर्शा सकते हैं। और भी फिर चित्र बनाने के लिए कहता है कि अपने द्वारा बनाए गए चित्र में क्या इतनी लड़कियां हैं जितने लड़के हैं। संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप बड़े कोई कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क या पार्कों या और बाज़ारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियाँ, लड़कियाँ कम दिखाई देती हैं? क्यों उनको डर लगता है? क्या लड़के और लड़कियाँ अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार कर सकते हैं करके इसका कारण बता सकते हैं कि यदि आप लड़के और लड़कियाँ का जो है स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़के और लड़कियों के स्थान पे लड़के रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा तो एक-दूसरे को वो जान सकेंगे। देखिए यहाँ पर है मेरी माँ काम नहीं करती। एक कहानी के माध्यम से फिर आपको बताया गया है कि लिखा गया है कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफ़िस में 1 दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? यहाँ पर देखिए फिर बोलती है कि वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। देखिए माँ क्या बोलती है, सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती हैं। फिर देखिए क्या बोलता है, हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम हैं। तो माँ बोलती है, ओह! क्या तुम वाक़ई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। अब देखिए जसप्रीत के घर आती है। श्री सिंह के घर पर उम, हरसनन सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। ये हरसनन है, ये बोलती है और हरसनन बोलता है, हाँ, हाँ। पर यहाँ पर ये बोलता है, बच्चा है, वो बोलता है, पर आंटी
क्या वाक़ई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है? देखिए फिर आंटी बोलती है, तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। अब देखिए बोलती है ये क्या जसप्रीत, क्या बात है? ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। अब देखिए ये बोलती है कि वाह! कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम सँभालेंगे। ये दोनों भाई-बहन हैं, ये बोल रहे हैं। आगे है कि उम, ये बोलते हैं कि हे भगवान! समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है? कौन है ये? हर्षरण है। और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? अब देखिए ये बोलती है जसप्रीत, मैं क्या जानूँ? याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। अब देखिए ये हर्षण बोलते हैं कि ओहो! यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए बच्चे हैं, जल्दी करो जल्दी और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। अब देखिए बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? ये माँ बोल रही है। अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। अरे! यह भी उसके बारे में इसके हसन के पिता हैं वो बोल रहे हैं। अब देखिए अ, हसन बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। बच्चे बोले हैं माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। बच्चे बोल रहे हैं। देखिए डिंग-डिंग बजता है। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय-वाय हो जाए। ये हसन आता है वो बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। देखिए घर के काम-काज को ही काम-काज नहीं मतलब काम नहीं समझा जाता है, उसी को यहाँ पर आपको समझाया गया है। अगर एक महिला घर के काम को नहीं करेगी तो अस्त-व्यस्त जीवन हो जाता है किसी का भी। तो यहाँ पर क्या है, वो भी काम है, उसको भी वैल्यू दीजिए, महत्व दीजिए। देखिए अब क्या है पूरा घर हर्षण बोलता है कि पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। पूरा घर क्या है? उथला-पुथला है, पूरा हलचल मचा हुआ है। अ, ये देखिए क्या बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कि सुबह ने घर को जैसी हालात में छोड़ा था वह वैसे ही हालात में दिन भर रहेगा? ये हरप्रीत बोलती है। हरप्रीत देखिए क्या फिर बोलती है तो हरप्रीत कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है? ये कौन बोलता है? तो हर्षण बोलता है। फिर देखिए हरप्रीत क्या बोलता है? ही, ही। अब क्या अभी भी वही सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊँगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अब चाचा और चाची भी घर में है, खाना खाने के लिए आने वाले हैं। तो ये क्या है? समाज में आप देखते हैं महिला जो काम करती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। घर पे जो काम किया जा रहा है, खाना बनाना, बच्चे को सँभालना, टिफ़िन देना इत्यादि घर को सँभालना, ये भी क्या है? एक काम है। उसका वैल्यू जो है नहीं दिया जाता। वो बोलती है क्या है? वो कोई काम ही नहीं करती है। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे एक कहानी से आपको समझाया गया है कि एक दिन की छुट्टी में किस तरह से बच्चे को खाना नहीं मिला। स्कूल में गाड़ी जो है बस आ रही है वो छूट गई। यहाँ पर जो है थक के आता है, चाय नहीं मिलता है, अपने खुद से बनाना पड़ता है। इत्यादि जो हैं सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक काम है। तो काम जो महिला कर रही है वो भी एक काम है, घर के काम के नाम से आप उसको कहिए काम वो किया जा रहा है उसके द्वारा। अगर वो नहीं करेगी तो एक दिन के जीवन में देख रहे हैं कि कितना अस्त-व्यस्त हो जाता है। अब देखिए आगे है कि अधिकांश समाजों में जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। देखिए घरेलू काम का मूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं है, वही यहाँ पर समझाया गया है कि हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर पर जो काम करती थी, वह वास्तव में काम था।
उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य ज़िम्मेदारियों स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसीलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। ये देख सकते हैं मिलानी अपने बच्चों के साथ है। अब आ गया है घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर पर काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत सारे घरों में विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, यादें। अगर घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी-कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए उन्हें कम मजदूरी भी दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी-तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह से बताया है, देखेंगे कैसे उन्होंने वो बताए हैं अपने अनुभव को। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थीं। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? ये खुद से पूछती है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जो जलने के लिए लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वज़न उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं, वह भारी और थकाने वाले सारे काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। अगर कि घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुष से अधिक काम करती है। एक सर्वे बताता है कि स्त्रियां जो हैं दिन में 16 घंटे काम करती हैं। एक सर्वे बताता है। वही यहाँ पर देखिए बताया गया निम्नलिखित तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन से के कुछ आंकड़े हैं। 1998-99 का यह आंकड़ा है और आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए स्त्रियों के वेतन
साहित्य कार्य घंटे प्रति सप्ताह, 1 सप्ताह में 23 है और तमिलनाडु में 19 है, हरियाणा में 23, तमिल में 19, तमिलनाडु में 19 प्रति जो है सप्ताह घंटे के अनुसार कार्य दिवस। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू में देखें ये वेतन का है और अवैतनिक में 30 और 35 है। जो 30 और 35 घंटे जो हैं अवैतनिक महिला जो होती हैं वो काम करती हैं। स्त्रियों के काम के घंटे आप घटा देंगे तो स्त्री के काम के घंटे आपको नज़र आएँगे जो यहाँ पर 13 अधिक हैं, इन जो वेतन ले रहे हैं, जो वेतन नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये इतना आगे है। पुरुषों के वेतन जो हैं, जो वेतन लेते हैं तो वो 38 घंटे काम करते हैं सप्ताह में और जो है त हरियाणा में और तमिलनाडु में 40 घंटे करते हैं। पुरुषों के जो अवैतनिक है, जो बैठे रहते हैं, वो मात्र प्रति सप्ताह में 2 से 4 घंटा मतलब 2 घंटा हरियाणा, 4 घंटा जो है तमिलनाडु में करते हैं। तो पुरुषों के कुल कामों की घंटा में आप घटाएँगे, तो महिला और पुरुष में देखेंगे 30 घंटा जो है घर में रहकर काम कर रही हैं, उसका 30 घंटा आगे है और वहीं पर 31 घंटा जो है तमिलनाडु में आगे है। महिला जो अवैतनिक है, इनको वेतन नहीं मिलता है। पुरुषों में जो नहीं वेतन मिलता है, वो 2 से 4 ही घंटे हैं, लेकिन महिला में देखेंगे तो 30 से 35 बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सर्वे जो 1998-99 में हुआ है भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ये अध्ययन बताता है कि महिला कैसे जो है ज़्यादा काम करती है। देखिए आगे है महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता और असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। जो ये सामाजिक व्यवस्था का भाग है। स्त्री और पुरुषों के बीच जो असमानता है, ये सामाजिक व्यवस्था है। समाज के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य ये आंगनवाड़ी दिख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का एक आंगनवाड़ी केंद्र है जो महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है। किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं है, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे भी निश्चित है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों के शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों खोली है। देख सकते हैं कि बालवाड़ी खोली गई है, आंगनवाड़ी खोली गई है। शासन के एक कानून जो है बनाए गए हैं, शासन के लिए एक कानून भी बनाया गया है, जिसके तहत कई जो है यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी मतलब क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। आप जानते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसके 2 परिवार शिक्षित होते हैं। एक तो जहाँ वह रह रही है वो परिवार, एक जहाँ वो जाएगी, ससुराल अगर जा रही है तो वो परिवार। दोनों परिवार जो हैं शिक्षित होते हैं। एक महिला का शिक्षित होना, एक जो है पीढ़ी 2 पीढ़ी को एक सुंदर और सुचारू रूप से एक शिक्षित जो है समाज शिक्षित परिवार बनाने को अग्रसर करता है, अग्रसर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर इक्वलिटी का जो है थीम है, गोल 5 है ये और ये सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता को दर्शाता है। क्या सोचते हैं इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कैसे लड़कियां जो हैं यहाँ पर काम कर रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं और यहाँ पर जो है चित्र के अनुसार जो है बताया गया है कि महिला जागरण केंद्र राजेंद्र नगर पटना में ये असहाय कल्याण संस्था पंच खुट्टी खगड़िया में ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो मैं हर
कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन-सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार। महिला जो है हर जगह है, महिला के काम जो हैं हर जगह घर में हो, बाहर हो जो है कहीं भी हो, नौकरी में हो नौकरी पेशा में हो, हर जगह उसके काम देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं एक पोस्टर में यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि महिला क्या-क्या कर रही हैं। देखिए यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं को एक समूह में बनाया गया है और यह जो है आधार बनाकर उसके जो है कोई अच्छा नारा तैयार किया जा सकता है किया ये देख सकते हैं बच्चे सँभाल रहे हैं, कहें खाना बना रहे हैं, खाना बनाने पानी लाने के लिए बच्चे को सँभालने के लिए सारे काम दिल यहाँ पर है प्यार करने के लिए बहुत सारे काम जो हैं संवेदना महिला में संवेदना भर के रहती है और संवेदनशील महिलाएँ होती हैं। तो यही यहाँ पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत सारे जो हैं महिलाओं के प्रति जो हैं और समाज के प्रति ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सभी समुदायों में यहाँ पर देखिए सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं किए जाते। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों को में कोई भेदभाव नहीं करता। वे महिलाएँ जो घर पर रहती हैं, कोई काम नहीं करती। महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ये सारे जो हैं सामाजिक कुरीतियाँ हैं। लेकिन आप अगर समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक स्थिति को समझ रहे हैं और समाज में अच्छी सोच की जो हैं आप हैं तो आप इनके काम को महत्व देते हैं और देंगे। देने की कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए शब्द संकलन यहाँ पर है कि अस्मिता मतलब पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के होने वाले अपनी अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कोई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति का एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। दूसरा है दोहरा बोझ। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दो गुना वज़न। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएँ आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य सँभालती हैं। अगला है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे सँभालना, ख़्याल रखना, पोषण करना आदि। सारे कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं। अब है अवमूल्यित जो आपने ऊपर भी पढ़ा है कि जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें कि अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसा जो है ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। तो यहाँ पर आपने ये सब सारे शब्द को देखा, सीखा और बहुत सारे जो हैं भेदभाव के बारे में आपने जाना। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।